नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले हेडलाइंस पर नजर। गैरसैंण में आज से विधानसभा का मानसून सत्र, हंगामेदार रहने के आसार। पटल पर रखा जाएगा अनुपूरक बजट, आधा दर्जन विधेयक होंगे पेश। देहरादून में भाजपा की राज्य स्तरीय कार्यशाला आज, प्रदेश भर के 400 से ज्यादा पदाधिकारी लेंगे भाग। सदस्यता अभियान को लेकर बनेगी रणनीति। पच्चीस अक्टूबर से पहले होंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। लोकसभा चुनाव और मानसून को बताया देरी की वजह। भारत बंद का मिला जुला असर, दून में मेडिकल स्टोर की अधिकांश दुकानें नहीं खुली। लोग परेशान, व्यापारी संगठनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी आक्रोश। मानसून की बारिश से पहाड़ों में तबाही, आज 6 जिलों में अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, हल्द्वानी में कई घरों में घुसा मलबा। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर 16 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब गुलजार है। विधानसभा का मानसून सत्र यहीं हो रहा है। सत्र की अवधि भले ही आज से 23 अगस्त तक है, लेकिन इस दौरान लगभग 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी। विधेयकों ने सत्र के लिए 490 प्रश्न लगाए हैं। गैरसैंण में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो वहीं पटल पर अनुपूरक बजट रखा जाएगा, आधा दर्जन विधेयक पेश होंगे। विधायकों ने सत्र के लिए 490 प्रश्न लगाए हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर 16 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब गुलजार है। विधानसभा का मानसून सत्र यहीं हो रहा है। विधायकों ने सत्र के लिए 490 प्रश्न लगाए हैं। 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी।
तो बता दें कि भराड़ीसैंण में मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। सत्र की अवधि भले ही आज से 23 अगस्त तक है, लेकिन इस दौरान लगभग 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी। राजधानी देहरादून में भाजपा की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। भाजपा की सदस्यता महाअभियान की बैठक है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय बैठक में प्रतिभाग करेंगे। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक कुलदीप कुमार, सह आयोजक दीप्ति रावत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड में 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है। तो वहीं प्रदेश भर से 400 से अधिक पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। भाजपा इस कार्यशाला में सदस्यता अभियान की रणनीति और लक्ष्य तय करेगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर एक बार कई जगह पर बाधित हो गया है। चढ़वा पीपल के पास पहाड़ों से मलबा आने के चलते राजमार्ग बाधित हुआ है। नंदप्रयाग के पास भारी मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। कमेड़ा के पास भारी मलबा आने के चलते भी मार्ग अवरुद्ध हुआ है। अधिकांश जगहों पर भारी मलबा आने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। बार बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से चारधाम की यात्रा में भी कमी आ रही है। अधिकांश जगहों पर राजमार्ग बाधित होने से वाहनों पर ब्रेक लग गया है। तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग तक परेशान हो रहे हैं। हालांकि संबंधित विभाग की मशीनें मार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही है पहाड़ों में मूसलाधार बारिश। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित हो गया है। वहीं हल्द्वानी में बारिश से मची तबाही से निपटने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया है। राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता बांट रहे हैं। तो वहीं नगर निगम सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। इसके अलावा प्रशासन ने पोकलैंड लगाकर नाले की दीवार को बनाने का काम शुरू कर दिया है। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें
चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो हेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही वितरित किए जा रहे हैं। मसूरी में नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान पाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में मसूरी नगरपालिका प्रशासन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा उठान और अन्य समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में एकत्रित कूड़े या गंदगी और अन्य समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। टोल फ्री नंबर का नगरपालिका परिषद के परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये टोल फ्री नंबर 1800-180-4302 है। द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक टोल फ्री नंबर नगरपालिका का होना चाहिए जिसपे आम जनता अपनी शिकायत भेज सके। तो इसी क्रम में हमारे आज टोल फ्री नंबर लगाया गया और एक कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसमें सुबह 5 बजे से और रात्रि के 11 बजे तक हमारे कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे और जो भी कंप्लेंट को करेगा कोई करेगा उसकी यहाँ पे कंप्लेंट नोट की जाएगी, उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, उससे फिर उसका कंप्लायंस ली जाएगी और कंप्लायंस लेने के बाद जिसने कंप्लेंट करी है उसको अवगत कराया जाएगा कि ये आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। और अब आपको लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री धामी सदन में संबोधित कर रहे हैं। हमारी मन में बड़ा कष्ट है क्योंकि जब भी हम हर दिल अजीज और मृदुभाषी जो भी हमारे साथी होते हैं उनको जब भी हमको श्रद्धांजलि देनी होती है और सदन में हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। मैं आज उनके निधन पर सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ये निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक अपूर्णीय क्षति है जिसको भर पाना संभव नहीं है। उनकी कमी हमेशा मुझे खलेगी। भले ही मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उनके रहते हुए हमेशा उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे और बीमारी में रहते हुए भी कई बार वो मुझसे बात नहीं कर पाते थे तो मेरे पास इस प्रकार का संदेश जरूर भेज देते थे कि थोड़ा उनको कहना कि इस प्रकार से चिंता कर लो, इस तरफ सोच लो। और एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्पण हमेशा एक प्रेरणापुंज का कार्य करेगा। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण और हर पल समाज के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सरकारी सहायताओं के अतिरिक्त भी अपने स्वयं के संसाधनों से लगातार लोगों की उन्होंने सेवा की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की समस्याओं को वो ध्यानपूर्वक सुने, उनका समाधान करें। गहतोड़ी जी के उपरांत को शब्दों में बात पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो उनकी विशेषता थी, जो उनको सबसे अलग बनाती थी, वह है उनका असीम त्याग और बड़प्पन। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में उनके साथ बिताए हुए पल सामने आ रही हैं, ऐसी स्मृतियाँ जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं आप सबको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मुझे चुनाव से ठीक 6 माह पहले ये दायित्व तो दिया गया था और मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी सरकार लाने की। उस समय में पूरे प्रदेश के सघन दौरों पर रहता था। शायद एक आध बार भी मैं चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाया था और उसका नतीजा हुआ कि मैं अपना चुनाव हार गया था। तब कई साथी विधायकों ने मुझे उस समय में आगे आकर मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे कहीं न कहीं ऊर्जा देने का काम किया और कहा कि हम आपके लिए इस सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए, सीट लड़ लीजिए और हमारे यहाँ आ जाइए। लेकिन सबसे पहले चुनाव का रिजल्ट
आया था और उसके 10-15 मिनट बाद ही जो है चंपावत का रिजल्ट आया होगा। तो वो मंदिर में गए हुए थे और वहां मंदिर में उनको पता लगा कि जो है कि मेरे चुनाव का रिजल्ट ऐसा हो गया है। तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन मिलाने की कोशिश करी और जब मेरा फोन नहीं मिला तो उन्होंने स्वतः ही जो है वहां से घोषणा कर दी कि मेरे लिए जो है वो सीट खाली कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के किलकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान उसके परिजनों ने किलकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान गलत इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। मरीज की गंभीर हालत बताते हुए काशीपुर सहोता चिकित्सालय में भर्ती कराने की कहते हुए रेफर कर दिया गया। परिजनों को संदेह उस वक्त हुआ जब रेफर के नाम पर हॉस्पिटल द्वारा मरीज को काशीपुर सहोता चिकित्सालय न ले जाकर सरकारी चिकित्सालय में छोड़ा। जसपुर चिकित्सालय में तैनात इमरजेंसी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया गया। मृतक महिला के परिजनों का बुरा हाल है। मैं जसपुर से दूसरी बार मेरी वाइफ जो है ना प्रेगनेंट उसे हम दिखाने के लिए किलकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर ले जाने के बाद 10-11 बजे तक लेके गए हैं, तो 12 बजे तक घरवाली हमारी ठीक। ले जाने के बाद फिर उसे अंदर लेके गए, ट्रीटमेंट ऐसा दिया है इंजेक्शन वगैरह। उसमें जो है हमारी बाइक जो है झटका लेगा, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया सरोवर से, फिर उसे बुलाने के बाद वो बोले भी इन्हें वहाँ ले जाओ। वहाँ नहीं ले जाने की बजाय हमने सरकारी अस्पताल में दिया है हम लोग। सरकारी हॉस्पिटल खराब हो रही थी, सफाई कराने गई थी, अच्छी खासी गई थी, ठीक ठाक। 1-1.5 घंटे के बाद देखा है इसे और बैठे रही है। हम जब तक पानी मुनी पिया, बाथरूम को भी गई, सब बात ठीक थी, बस इंजेक्शन लगाया है उन्होंने। फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आई, ना हमें किसी को अंदर लिया। हम मालूम कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, बस ऐसे कह रही हूँ। इन्होंने चीज कर गया, फिर आवाज़ नहीं निकली इसकी बिल्कुल भी। इंजेक्शन हम मालूम कर रहे हैं तो बता रहे हैं। ना अंदर जान दिया, ठीक है दिया। एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट, परिवार वालों के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसको ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी। शायद किसी कारणवश वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो उसको आगे इलाज के लिए अस्पताल में लेके गए थे, जिसके दौरान परिवार वालों का कहना यह है कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हमारे पास लगभग 3 बजे के टाइम है, हमने उसको चेक किया पूरा अच्छे से। उसका बीपी वगैरह कुछ नहीं था, बीपी नहीं था, पल्स नहीं थी और पुतली भी उसकी फैली हुई थी। पुतली फैली हुई का मतलब है मृत्यु हुए लगभग आधे घंटे से पहले, आधे घंटे से ज़्यादा ही। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गैरसैंण और भू कानून की मांग को लेकर गैरसैंण रामलीला परिसर में उपवास किया। इस मौके पर समिति के संयोजक सहित अन्य लोग उपवास पर बैठे रहे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक मोहित ढिमरी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सरकार को मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गैरसैंण और मजबूत भू कानून का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए इन सभी मुद्दों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम गैरसैंण में उपवास पर बैठी है। हमारे मुख्य मुद्दे मूल निवास, मजबूत भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर है। हमारी सरकार से मांग है विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए जाएं। ये हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कल विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इसके लिए हम तमाम तरह की तैयारियां हमने पूरी कर दी है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना देकर प्रदेश सरकार से मसूरी टाउन हॉल के निर्माण की जांच करने की मांग की गई है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि 17 करोड़ की धनराशि से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मानकों के विरुद्ध मसूरी टाउन हॉल और ऑडिटोरियम का निर्माण कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है।
2 साल टाउन हॉल और कार पार्किंग का वैधानिक संचालन न होने से भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। 17 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर और 10 वर्ष का समय लगाकर मसूरी नगर पालिका के टाउन हॉल को तोड़कर वहां पर एक ऑडिटोरियम और एक पार्किंग का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। पालिका का जो जगह थी ये टाउन हॉल, इसको एमडीडी ने 8 साल पहले तोड़ दिया था। टाउन हॉल को, जो कि ऐतिहासिक टाउन हॉल था, वो तोड़ दिया था, ये कहते हुए कि हम इसको नया बनाएंगे और इसको मल्टीपर्पज़ का बनाएंगे, खेल कूद की गतिविधियाँ होंगी और साथ में यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और लोकल लोगों के लिए जो मांगलिक कार्य होते हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा ये 2.5 साल पहले इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन ये 2.5 दिन में जो है वैधानिक रूप से न तो हॉल चला है न पार्किंग चली है और कई लाख कई करोड़ का जो राजस्व है वो नुकसान यहाँ पे हो रहा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है, एमडीडी को नहीं है, प्रशासन को नहीं है, किसी को नहीं है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये पूरी बिल्डिंग सड़ रही है, खत्म हो रही है। पौड़ी जनपद के रिखणी खाल ब्लॉक के कोटा गांव में एक 6 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना दिया। बच्चा अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर नानी के घर आया था। सुबह सभी लोग हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। शाम को आदित्य पुत्र देवेंद्र सिंह को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। घटना के बाद से परिजनों में मातम छा गया। खौफजदा लोग गुठेरथा समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश में जंगल और आसपास के क्षेत्र को रात भर छाना। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसके बाद वन विभाग बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाए। क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने घटना पर दुख जताते हुए वाइल्ड लाइफ चीफ से क्षेत्र में गुलदार को मारने और पिंजरा लगाने की बात कही है। देखिए, मेरी विधानसभा कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी हुई और 3 तरफ वन आच्छादित है और मैं समझता हूं कि जो घटना कल हुई है कोटा गांव में, जो ये छोटे से बच्चे को मां के सामने कमरे से बाघ खींच के ले गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पहाड़ के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और मैं सारी जनता आक्रोशित है और मैंने अभी वाइल्ड लाइफ चीफ से कहा है कि तुरंत इसके मारने का आदेश किया जाए, वहाँ पिंजड़े लगाए जाएँ और भविष्य में कोई घटना न हो जाए। अगर भविष्य में फिर पुनरावृत्ति होगी तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत भयंकर होगी। हल्द्वानी में गौरा पड़ाव के पास हरिपुर पूर्णानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से एनएचएआई के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पूर्णानंद गांव के सामने आरओबी यानी ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि 2024 में जब आरओबी बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे कि दोनों तरफ के गाँव जल भराव की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों पिछले 18 दिनों से व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मतलब सुनाई कर रहे हैं, वो कर कोई कुछ नहीं रहा है। अब हम 18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें घर से आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर आदमी गिर जा रहे, हम क्या करें? और न पानी से भर जा रहा है, न बच्चे स्कूल जा पा रहे, न गाड़ी चल रही है और इधर जाने का रास्ता चाहिए हमें। पानी पहले 2 गूल थे, इसमें गूल बंद कराए गए, इसमें इतना बड़े पाइप डाल दिए, उसमें गाड़ी भी नहीं चल रही, ऊपर से मिट्टी भर दी, फिर सीमेंट डाल दिया। हम जाएंगे कैसे? ये जनता के लिए तो रोड बन रही, जनता को डुबा देते हैं, तो ये रोड से क्या करेंगे? आपके कोई बड़े नेता से किसी बात हुई आपकी? हम अजय भट्ट जी से बात होगी, कमिश्नर साहब से भी बात होगी, वो आए थे यहाँ, कमिश्नर साहब भी आए थे। उनने बोला जनता को डुबा रहे हो या ऊपर कर रहे हो। जब सबसे बात होगी तो आप बैठे क्यों? फिर वो हो ही नहीं रहा, वो आए एक दिन, उस दिन से आए नहीं, इसलिए बैठे हैं। हमें भरोसा नहीं है, जब तक हवाई में जारी बात है, जब तक हमारा काम नहीं होगा यहाँ, हम तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। यूपी से सटे इलाके और 4 एलिफेंट कॉरिडोर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन जल्द ही इको सेंसिटिव जोन घोषित करेगा। पार्क प्रशासन ने यह फैसला क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए।
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने ये आदेश दिया है कि जो भी हमारे एलिफेंट कॉरिडोर है ये कॉर्बेट से लगे हुए क्षेत्र में और कॉर्बेट नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर कोर जोन से 1 किलोमीटर समीपवर्ती जो भी क्षेत्र है जिसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाना है उसको जल्दी से जल्दी किया जाना है। बस उत्तराखंड के तरफ से सारा ही कार्यवाही हो चुकी है, शासन तक पहुंच चुकी है। पार्क अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास जो क्षेत्र आता है, जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाना है, उसका अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ था, लेकिन परसों इसका एक मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में 1 किलोमीटर परिधि में जो उनका इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है उसका डिक्लेयर कर उन्होंने चयनित कर दिया और उनके शासन को भेज दिया गया है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश शासन से हमको प्राप्त होता है तो इसको भी शामिल करते हुए हम इको सेंसिटिव जोन फाइनली डिक्लेयर कर दें। पार्क अधिकारी बताते हैं कि जब एक बार किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। प्रशासन का कहना है कि इससे वन्यजीव के हमलों से बचने में मदद मिलेगी, साथ ही हाथियों को खुला रास्ता मिलेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से किनारे बसे गांवों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से किनारे बसे गांवों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नदी के तटबंध टूट गए हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। रात में अगर पानी अधिक आ जाता है, बरसात ज्यादा हो जाती है ऊपर, तो गाँव में घुसने का खतरा बन जाता है। पूरी रात बैठ के काटते हैं लोग बाग। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? 700-800 परिवार है। तो क्या प्रशासन से कोई गुहार लगाई है आप लोगों ने? लगाई, देख कर चले जाते हैं, कोई करने को तैयार नहीं है। तो कब से ये भूख उठाव हो रहा है? ये कई साल से हो रहा है। 25-30 फुट आगे थी गंगा जी, गांव की तरफ आ गई। ये भू कटाव तो भाई साहब काफी समय से हो रहा है। इसमें पहले डीएम साहब द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी इसमें सम्मिलित थे जो सिंचाई विभाग से थे। सभी ने एक निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें सौंपी। हम लोगों से प्रस्ताव भी मांगे गए थे जिसमें इनके वायर ग्रेड का वो था प्रस्ताव, हम लोगों ने दे दिए थे सिंचाई विभाग को, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। शामपुर की तरफ जो भू कटाव की हमें जानकारी मिली है, इसके लिए सिंचाई विभाग को 2 दिन पूर्व ही सूचित कर दिया गया, उनको बता दिया गया इसमें कार्रवाई करें। उनके द्वारा कई जगह के एस्टिमेट्स भी बनाए गए हैं जिनका वहाँ पे बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं वो गतिमान भी वो बता रहे थे, और इसके अंदर कौन कौन से कार्य भविष्य में किए जाएंगे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गाँव वालों के हम लोग लगातार टच में है ग्राम प्रधान वगैरह के माध्यम से, तो इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और नदी के पानी को गांवों में घुसने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करेगा ताकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।